क्या एक बार फिर से बंगाल में हिंसा के जरिए चुनाव जीतने का खेल हो रहा है। बंगाल का इतिहास इतना खूनी रहा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बंगाल में जब जब चुनाव होता है बड़ी संख्या में लोगों का खून बहता है। सवाल ये कि 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या खून बहेगा? क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी जो 2018 में दोहराई गई, जो 2021 में दोहराई गई? सवाल ये भी है कि इस हिंसा से वाकई में किसको फायदा होता है। यानी कि अगर टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, उन्हें फायदा होता है या बीजेपी को फायदा होता है, लेफ्ट को फायदा होता है या फिर कांग्रेस को फायदा होता है या फिर किसी को भी फायदा नहीं होता है। बड़ा सवाल यही है कि हिंसा आखिर बंगाल में क्यों होती है, किस लिए होती है और किसको फायदा पहुंचाने के लिए होती है। इस सवाल पर चर्चा खास तौर पर इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसा लगा था कि 2026 के चुनाव में कहीं कोई ऐसी घटना नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि सात सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया और वो बाल बाल बच गए। हो ना हो एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन किसी तरह उनकी जान बच गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव के नजदीक आते आते कोई बड़ी घटना ना घट जाए, इसकी आशंका बहुत ज्यादा है क्योंकि बंगाल के अंदर जितना कुछ उबल रहा है, बंगाल से बाहर बैठे लोग शायद उसे नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रहे हैं पियो भारत। तो बंगाल के चुनावी इतिहास में खून इतना ज्यादा बहता है, लेकिन इस खून को बहाने वाले लोग कौन है, जिम्मेदार कौन है, आज हम इसकी पड़ताल भी करेंगे। पड़ताल में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2018 के पंचायत चुनावों की, जहां अमित शाह ने यह दावा किया कि पंचायत चुनावों में 12 से 15 लोगों की मौत हुई। यानी गृह मंत्री अमित शाह ने ये आंकड़े दिए कि 12 से 15 लोगों की मौत हुई। आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि इन चुनावों में 34% सीटों पर टीएमसी बिना किसी विरोध के चुनाव जीत जाती है। क्या इस लोकतंत्र में ऐसा संभव है कि किसी भी सीट पर कोई कैंडिडेट खड़ा हो, उसका कोई विरोधी खड़ा ही ना हो? ऐसा कब संभव होता है? या तो कैंडिडेट बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा हो, बहुत कोई महान शख्सियत हो, लेकिन जब बात एक दो सीट की ना हो, 34% सीट की हो, तो दाल में कुछ काला समझ में आता है। ठीक यही हुआ 2018 में बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव में, जहां 34% सीटों पर ममता बनर्जी के कैंडिडेट, उनके पार्टी के कैंडिडेट बिना किसी विरोध के आराम से चुनाव जीत जाते हैं। कहा जाता है कि इन सीटों पर जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि कोई भी खड़ा चुनाव में होगा तो उसे मार दिया जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, ऐसी धमकियां कैंडिडेट्स को दी जाती रही। डराया इतना ज्यादा गया कि लोगों ने नामांकन ही नहीं किया और इस वजह से 34% सीट आसानी से टीएमसी जीत गई। पंचायत चुनाव की बात कर रही हूं। अब आंकड़ा आपको 2021 के चुनाव का बताते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो खूनी खेल हुआ, कई रिपोर्ट्स में शायद आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन जो एक फैक्ट है जो अमित शाह के अनुसार है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है बीजेपी के लोगों को टारगेट किया गया। इसमें बीजेपी के लगभग 130 कार्यकर्ताओं को खास तौर पर टारगेट कर उनका खून बहाया गया, उनकी जान ले ली गई, उनका मर्डर कर दिया गया। यह चुनाव के बाद की घटना है। यानी चुनाव के दौरान डराया गया, धमकाया गया। जब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नहीं माने, अपने तौर तरीके उन्होंने नहीं बदले, चुनाव में खड़े हुए या फिर किसी का समर्थन किया, और ऐसा करने के बाद उन्हें सजा के रूप में मौत दी गई। आरोप टीएमसी पर लगा, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं पर लगा और अमित शाह ने कहा कि ये लोग टोलबाजी करते हैं और इनकी गुंडागर्दी से लोग त्रस्त हैं। और शायद इसीलिए इस बार जब एक बड़ी घटना मालदा जिले में घटती है,
तो उसके बाद अमित शाह मन बना लेते हैं कि अब मैं बंगाल में ही रहूंगा। 15-15 दिन बंगाल में रुककर चुनावी रणनीतियों पर सिर्फ अमित शाह काम नहीं करेंगे, बल्कि उस डर को, उस खौफ को भी मात देने का काम करेंगे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, उनके वोटर्स के मन में भरा जा रहा है, डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। और इसीलिए अमित शाह ने खुलेआम ये बात कही है, जिस तरीके से कही है वो समझ में आता है कि वो चुनौती दे रही है सीधे सीधे ममता बनर्जी को कि मैं खड़ा हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ, हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के साथ, हर वोटर के साथ, देखते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी को काफी ज्यादा मिर्ची लग गई है। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी को काफी ज्यादा मिर्ची लग गई है। मालदा जिले में जो घटना घटी, कई जगह तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई, सिर्फ एक दो जगह की घटना नहीं है, बल्कि मालदा जिले में अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो कालियाचक ब्लॉक है जहां पर 9 घंटे बंधक बनाया गया था 7 न्यायिक अधिकारियों को। इसके अलावा आप देखिए नारायणपुर, मोथाबाड़ी, खलतीपुर रेलवे स्टेशन, इन तमाम जगहों पर एक तरह से गुंडे निकले थे सड़कों पर, और इस भीड़ ने हर तरह का उपद्रव मचाने का प्रयास किया था। किसे डराने का प्रयास कर रहे थे या बखूबी समझ सकते हैं। और इसीलिए अमित शाह ने अब ठान लिया है, मन बना लिया है कि बंगाल में 15 दिन तक मैं कोने कोने में जाऊंगा, बंगाल के खास तौर पर उन जिलों में जाऊंगा जहां पर बीजेपी काफी कमजोर है, जहां बीजेपी के लोगों को ज्यादा डर है। उन जगहों पर अमित शाह बैठेंगे, रणनीतियों पर काम करेंगे और दिन रात वहां के माहौल को परखेंगे, समझेंगे। आप देखेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी संख्या में सीएपीएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं। 2021 में जो घटनाएं घटी चुनाव के बाद, उनसे सबक लेते हुए अब ये तय किया गया बंगाल के अंदर कि चुनाव के बाद भी बड़ी संख्या में पुलिस जवान, फोर्स, बल, सब कुछ तैनात रहेगा। चुनाव खत्म होते ही सुरक्षा एकदम से नहीं हटा दी जाएगी, और हो ना हो इन सब के पीछे अमित शाह का ही दिमाग है। और इसीलिए ममता बनर्जी काफी ज्यादा सख्ते में है। अब ममता बनर्जी का टारगेट करने का तरीका देखिए, बड़ा मजेदार है। ममता बनर्जी ये कहती है कि भैया देश के 5 राज्यों में चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो 508 अधिकारियों के तबादले किए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा तबादले पश्चिम बंगाल में किए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि 483 अधिकारियों का अकेले बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने तबादला किया है। बात तो सही है कि तबादले तो बड़ी संख्या में बंगाल के अंदर हुए हैं, लेकिन सवाल ममता बनर्जी से भी होना चाहिए कि आखिर चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा तबादले करने की जरूरत बंगाल के अंदर ही क्यों पड़ी? क्या बंगाल के ये अधिकारी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे थे? क्या ये सिर्फ ममता बनर्जी की जबान बोलते थे? क्या ये चुनावी प्रक्रियाओं में बाधा डाल सकते थे, या पहले भी इन्होंने ऐसे काम किए हैं? आखिर कुछ तो चुनाव आयोग ने सोचा ही होगा। इसीलिए बाकी राज्यों की तुलना में बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले बंगाल के अंदर किए जाते हैं। अब ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि भैया बीजेपी अल्पसंख्यकों को जो है भड़का रही है और उन्हें गिरफ्तार करवाने की साजिश कर रही है, और ये भी आरोप लगा रही है कि भाई भाजपा जो है सीआरपीएफ के वाहनों में कैश लेकर आ रही है। ठीक है, कुछ आरोप सही हो सकते हैं, क्योंकि ये चुनावी राजनीति है, यहाँ सबके दामन साफ नहीं है, ये हर कोई बखूबी जानता है। लेकिन ममता बनर्जी से भी एक सवाल ये होना चाहिए कि जिस मालदा जिले में 52 से 57% आबादी मुस्लिम आबादी है, वहां ममता बनर्जी जब दंगा होता है तो इस पर सवाल खड़े क्यों नहीं करती हैं? ममता बनर्जी को अगर ये लग रहा है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को भड़का रही है, डरा रही है, उनको गिरफ्तार करवा रही है,
तो ममता बनर्जी को ये क्यों नहीं लगता है कि जिन जिलों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है, वहीं दंगे ज्यादा भड़क रहे हैं, वहीं ऐसी घटनाएं ज्यादा घट रही हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये हमारे आंकड़े बिल्कुल नहीं है। जितने भी एजेंसियां ये आंकड़े दे रही हैं, आप जाकर उनको गूगल कर सकते हैं, उन आंकड़ों की पड़ताल कर सकते हैं। ममता बनर्जी की सरकार के भी यही आंकड़े हैं, तो इन आंकड़ों में कोई हेर फेर है ही नहीं। मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा जिले से लेकर ये वो जगह है जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है, और यहां ऐसी घटना होना, सवाल तो होना ही चाहिए ममता दीदी से कि एक तरफा बयानबाजी क्यों। ममता बनर्जी अपने अंदाज में ये भी कहती हैं लोगों से, खास तौर पर अब उनके बयान पर अगर आप गौर करेंगे, आप पकड़ेंगे नब्ज कि ममता बनर्जी क्या क्या समझ रही हैं और क्या क्या लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि भैया जितने माता पिता भाई बहन सब चुनाव में जब उतरेंगे, वोट डालने जाएंगे, तो अपने साथ झाड़ू लेकर निकले और सड़क को साफ करते चले, और जो लिस्ट से जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उसका बदला मतदान के जरिए लें। कहते हैं ना कि कुछ बातें जब आप खुलकर नहीं कह पाते हैं तो आप इशारों इशारों में करते हैं। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी कुछ करने का इशारा कुछ लोगों को दे रही हैं। झाड़ू लेकर निकलना, सड़क को साफ करना अपने आप में कोई कोड वर्ड जैसा लगता है, और ममता बनर्जी खुले मंच से इस तरह के कोड वर्ड का अगर वाकई में इस्तेमाल कर रही हैं तो बड़ी गंभीर समस्या है बंगाल के अंदर। क्योंकि ममता बनर्जी जो बोल रही है वो कोई एक दो जिले में बात जाएगी ऐसा तो नहीं है, पूरे बंगाल के अंदर ये मैसेज जा रहा है, चुनाव से इतने समय पहले जा रहा है। तो कौन सी तैयारी करने के लिए ममता बनर्जी लोगों को बोल रही हैं कि माताएं बहनें भाई बहन सब जब घर से निकले तो झाड़ू लेकर निकले और सड़क साफ करते निकले। देखिए, ऐसा बयान तो हमने पहले कभी किसी नेता के जबान से नहीं सुना है, लेकिन अगर सफाई अभियान ही ममता बनर्जी को चलाना है तो 2-4 दिन समय निकाल कर चुनाव से खुद जरा सड़क पर उतर कर सफाई कर दे। वैसे भी स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी चला ही रहे हैं, कई बार सड़कों पर निकलकर सफाई भी कर चुके हैं। तो अगर ममता बनर्जी को चुनाव के बीच में सफाई की चिंता हो रही है, स्वच्छता की चिंता हो रही है, तो खुलकर सड़क पर आए और झाड़ू अभियान शुरू करें, तो लोगों को समझ में आएगा कि वाकई में आप साफ सफाई की ही बात कर रही हैं। लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपके बयान कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप किस तरह की सफाई की बात कर रही हैं। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद लोगों के मन में इस तरह का डर भरना लोकतांत्रिक व्यवस्था में सूट नहीं करता है ममता दीदी। देखिए, बाहर से बैठकर बोलने वाले और सुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बंगाल के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके डर को, खौफ को समझना इतना आसान नहीं है। वहां पुलिस अधिकारी से लेकर फोर्स के जवान तक कई बार मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके चारों तरफ ही वैसे लोग मौजूद हो जो आपका खून कभी भी कर सकते हैं, आपके खून के प्यासे बैठे हों, तो कई बार आपको ना चाहते हुए भी खामोश होना पड़ता है। और जब बात डर की आ जाती है तो लोग स्वतंत्र रूप से मतदान करेंगे, भला ये कैसे हो सकता है। देखिए, ममता बनर्जी के एक बयान को जरा गौर से सुनिएगा। वो कहती हैं कि चुनाव आयोग ने जो नए मुख्य सचिव को नियुक्त किया है वो मालदा जिले की घटना को संभाल नहीं पाए। पहले वाले होते तो बढ़िया से संभाल लेते, हाँ संभाल लेते पहले वाले होते, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि बंगाल के अंदर किस तरह की घटनाएं होती हैं और उनको संभाला किस तरह से जाता है। शायद नए मुख्य सचिव को ये अंदाजा नहीं था कि ऊपर ऊपर जो चीजें दिख रही हैं भीतर भीतर वो किस तरह पनप रही हैं, और इस तरह की घटनाएं इतनी सुरक्षा के बीच भी घट सकती हैं, शायद उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा। तो ममता दीदी, सवाल तो आपसे होना चाहिए कि बंगाल के अंदर लंबे वक्त से आपकी सरकार है, फिर बंगाल के अंदर ये डर, ये खौफ, ये हिंसा
कैसे और क्यों पनप गई, किसने पनपा दी? सवाल तो आपसे भी होना चाहिए। खैर, बंगाल में हिंसा से अब किसको फायदा हो रहा है आप बखूबी समझ गए होंगे, लेकिन आपको इतिहास बताएं अगर बंगाल का, तो बंगाल में खूनी खेल की आदत से भी पड़ गई है कुछ नेताओं को। 90 के दशक की अगर बात करें तो आंकड़ा ये कहता है कि उस दौर में 400 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 400 लोगों की मौत हो गई थी झड़पों में, पोलिंग बूथ में, कई तरह की ऐसी घटनाएं घटी जहां 400 लोगों की मौत हो गई। देखिए, बहुत सारे आंकड़े होते हैं जो फाइलों में दर्ज नहीं हो पाते हैं, इसीलिए जो मरने वालों की संख्या है वो ज्यादा भी हो सकती है, जो घटनाओं की संख्या है वो ज्यादा भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि बंगाल के लोगों को सोचना है कि वो हिंसा में ही रहना चाहते हैं या इससे बाहर निकलना चाहते हैं। बंगाल के लोगों के जहन में क्या कोई अलग रणनीति है? मालदा जिले में जो घटना हुई उसमें 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक नेता का नाम सामने आया जिसका संपर्क एआईएमआईएम से बताया जा रहा है। जांच जारी है, जांच एनआईए कर रही है। अभी ये सब चलता रहेगा, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है इन हिंसाओं के प्रति, इसकी पड़ताल भी होनी चाहिए। और ये पड़ताल हम नहीं बल्कि बंगाल की जनता करे। बंगाल की जनता समझे कि ये हिंसाएं कैसे रुकेंगी, इन्हें रोकने का जिम्मा उन्हीं पर है। नमस्कार।